हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदीप में। तो आज अपने कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो संयुक्त फलन पढ़ने से पहले कुछ फलन है जिनका आपको ज्ञान होना आवश्यक है। हालांकि वो आपने कक्षा 11 में पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी जो आज अपनी क्लास रहेगी वो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, जिसमें अपने उन फलनों के बारे में जानेंगे भी वो कौन कौन से फंक्शन हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं। आइए पहले पढ़ते हैं फलन के बारे में। फलन क्या होता है? तो कह रहा है फलन किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंध होता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है भी जो दो समुच्चय दिए होंगे अपने को ए और बी, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। अद्वितीय अवयव का मतलब है जो बी समुच्चय होगा अपने पास, उसके अंदर जो ए का अवयव होगा वो बी के केवल और केवल एक ही अवयव से संबंध रखना चाहिए। तो कैसे, आइए डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लेट से मैंने कुछ समुच्चय मान लिया, ये कुछ समुच्चय ए है, ये समुच्चय क्या मान लिया मैंने, बी है। इसमें मैंने अवयव मान लिए, इसमें A1 है, A2 है, इसमें कौन कौन से, A3 है। इसमें मैंने मान लिया B1, B2 और B3। अब मैंने मान लिया जो A1 का संबंध B1 से, A2 का संबंध B2 से और A3 का संबंध B3 से, और ये अपने को A से B में परिभाषित कोई प्रतिचित्रण F दिया गया है। मान लिया कोई A से B में परिभाषित प्रतिचित्रण क्या है, F दे रखा है। तो A1 का संबंध B1 से, A2 का संबंध B2 से, तो A3 का संबंध B3 से। अब बात ये है क्या ये फलन होगा या नहीं होगा। तो अगर परिभाषा के अकॉर्डिंग अपने देखें तो A का प्रत्येक अवयव B के एक अद्वितीय अवयव से क्या रखता है, संबंध रखता है। बिल्कुल देखो, A1 का संबंध B1 से, क्या A1 का B के किसी और अवयव से संबंध है, नहीं। क्या A2 का संबंध B2 से, क्या A2 का किसी और से संबंध है, नहीं। A3 का B3 से क्या किसी और से संबंध है। यानी कि जो A का प्रत्येक अवयव B के केवल और केवल एक ही अवयव से संबंध रख रहा है। तो इस स्थिति में अपने कह देंगे तो जो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। आइए और समझने का आगे प्रयास करते हैं। ये कोई समुच्चय मान लिया A दे रखा है और ये क्या दे रखा है, B दे रखा है। A से B में परिभाषित कोई प्रतिचित्रण क्या दे रखा है, F दे रखा है। मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट दे रखे हैं A1, A2, A3 और A4। इसमें मैंने मान लिया B1, B2, B3 और B4। यदि मैंने मान लिया जो A का संबंध B1 से, A2 का B2 से, A3 का B3 से और A4 का B3 से, क्या स्थिति में ये फंक्शन होगा या नहीं होगा ना। तो अगर देखें तो समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव यानी कि A1 की बात करूँ तो इसका एक अद्वितीय अवयव है B में, बिल्कुल B1। A2 का भी B में एक अद्वितीय अवयव है B2। A3 का भी एक अद्वितीय अवयव है B3। A4 का भी एक अद्वितीय अवयव है B3। अब A3 का भी B3 है और A4 का भी क्या है, B3 है। लेकिन अगर केवल और केवल अपने A3 की बात करें तो ये तो B के एक अद्वितीय अवयव से संबंध है। क्या A3 किसी और से संबंध रखता है, नहीं। A4 भी B के केवल एक अवयव से संबंध रखता है। क्या A4 का किसी और से संबंध है, नहीं। तो इस स्थिति में अपने कह देंगे ये भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। यानी कि B में कोई एलिमेंट खाली रह सकता है लेकिन A में कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई समुच्चय A दे रखा है, ये कोई समुच्चय क्या दे रखा है, B दे रखा है। मैंने मान लिया समुच्चय ये A से B में परिभाषित कोई प्रतिचित्रण क्या दे रखा है, F दे रखा है। मैंने मान लिया जो समुच्चय में अवयव है A1, A2, A3 और A4। B में मान लिया मैंने B1, B2, B3 और B4। लेट से मैंने मान लिया भी A1 का संबंध B1 से है, A2 का संबंध B2 से है, A3 का संबंध B3 से है, A4 का संबंध B3 से भी मान लिया और A4 का संबंध किससे, B4 से भी है। अब देखो A1 का संबंध B1 से, A2 का B2 से, A3 का B3 से, यहाँ तक तो ठीक था। अगर A4 का केवल इस तरह से B3 से होता तो अपने कह देते हैं फंक्शन है। अब देखो A में एक अवयव ऐसा है जिसके दो प्रतिबिंब आ रहे हैं। कितने प्रतिबिंब आ रहे हैं, दो प्रतिबिंब आ रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है B के केवल और केवल एक ही अवयव से संबंध रखना चाहिए। अब A4 देखो B3 से भी संबंध रखता है, B4 से भी रख रहा है। तो इस स्थिति में अपने कह देंगे ये फंक्शन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं फलन के प्रांत, सह प्रांत और परिसर
क्या होते हैं। जैसे लेट से मैंने मान लिया कोई समुच्चय ए दे रखा है, ये कोई समुच्चय क्या दे रखा है, मैंने मान लिया बी दे रखा है। ए से बी में परिभाषित मैंने मान लिया कोई फलन क्या है, एफ दे रखा है। लेट से मैंने इसमें अवयव मान लिए A1 A2 A3 और A4। इसमें मैंने मान लिए B1 B2 B3 और B4। अब जो समुच्चय ए के अवयव होंगे, समुच्चय ए के जो अवयव होंगे, कौन से, समुच्चय ए के जो अवयव होंगे इनको क्या बोलेंगे, फलन एफ के प्रांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फलन एफ के प्रांत, या फिर इनको डोमेन भी कहते हैं। और कोई समुच्चय बी है तो उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, B1 B2 B3 और B4। तो जो समुच्चय बी में जो अवयव होंगे, किसमें, समुच्चय बी के जो अवयव होंगे इनको बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, या फिर इनको बोलते हैं सहप्रांत। डोमेन एफ के जो डोमेन होंगे या प्रांत होंगे वो क्या होंगे, जो ए में अवयव होंगे वो तो एफ के प्रांत हैं, उनको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और एफ के को डोमेन या यानी कि कोई फलन के को डोमेन या सहप्रांत क्या होंगे, जो बी में अवयव होंगे वो उसके क्या होंगे, सहप्रांत होंगे। अब बात आती है परिसर की ना। परिसर क्या होता है, समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों के क्या हों, प्रतिबिंब हों। जैसे लेट से मैंने मान लिया, भी इधर देखिए, ये कोई समुच्चय ए है, ये कोई समुच्चय क्या मान लिया, बी मान लिया। ए से बी में परिभाषित कोई फलन दे रखा है, इसमें मैंने अवयव मान लिए, इसमें A1 A2 A3 और A4। इसमें मैंने मान लिया B1 B2 B3 और B4। A1 का संबंध B1 से, A2 का मैंने मान लिया B2 से, A3 का B3 से मान लिया और A4 का B4 से मान लिया। अब इसमें प्रांत की बात करूँ तो प्रांत में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, A1 A2 A3 और A4। सहप्रांत में कौन कौन से आ जाएंगे, B1 B2 B3 और B4। अगर परिसर की बात करूँ तो परिसर कौन होते हैं, समुच्चय बी के वे अवयव, समुच्चय बी के वे अवयव जो ए के अवयवों के क्या हो, प्रतिबिंब हो। अब देखो B1 भी A1 का प्रतिबिंब है, B2 A2 का प्रतिबिंब है, B3 A3 का प्रतिबिंब है और B4 A4 का प्रतिबिंब है। तो अगर यहाँ पे परिसर की बात करूँ मैं, परिसर की बात हो तो परिसर में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, B1 B2 B3 और B4, है ना। अगर इस तरह से होता, लेट से मैंने मान लिया A1 का संबंध B1 से, A2 का B2 से, A3 का B3 से और A4 का B3 से संबंध है। अब देखोगे आप, तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन पूछूं तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, A1 A2 A3 और A4। और कोड डोमेन में पूछूं तो B1 B2 B3 और B4। अब मैं यहाँ पे रेंज, परिसर को रेंज भी कहते हैं ना, रेंज या परिसर की बात करूं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, तो वो कह रहा है समुच्चय बी के वे अवयव जो ए के किसी ए के अवयवों का क्या हो, प्रतिबिंब हो। अब ए के अवयवों का प्रतिबिंब कौन कौन से हैं, B1 B2 और B3। तो B1 B2 और B3, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी जो फलन f दे रखा है इसकी क्या हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी यहाँ परिसर B1 B2 और B3। इस स्थिति में सभी जो B के सारे एलिमेंट थे वो A से क्या थे, संबंध रख रहे थे, यानी कि प्रत्येक B में जो अवयव थे वो A के किसी सभी अवयवों के प्रतिबिंब थे। तो B1 B2 B3 B4 सारे के सारे क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। समुच्चय B में केवल 3 ही अवयव थे जो ए के अवयवों के क्या थे, प्रतिबिंब थे, यानी कि B1 B2 और B3। तो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज या परिसर। अब यहाँ से अपने को एक बात जानने की आवश्यकता है कि जो रेंज होगी, जो परिसर होगी, वो हमेशा ही सहप्रांत का उपसमुच्चय होती है। ध्यान से सुनना, जो रेंज या फिर परिसर होती है वो सहप्रांत का क्या होती है, उपसमुच्चय होती है। यानी कि जो रेंज है, यहाँ इसको परिसर बोलते हैं, ये उपसमुच्चय होती है ना। ये किसका सिंबल है, उपसमुच्चय होती है, किसका, कोडोमेन का। या बोले तो जो परिसर है वो उपसमुच्चय होती है किसका, सहप्रांत का। यदि B के सभी अवयव A के प्रतिबिंब हैं, B के सारे अवयव A के प्रतिबिंब हैं, तो उस स्थिति में जो रेंज होगी वो बराबर हो जाएगी किसके, सहप्रांत के ना। उस स्थिति में जो रेंज हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी किसके, कोडोमेन के। ये आपको याद रखना है। कब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगी, कब, जब B के सारे अवयवों
का समुच्चय ए के अवयवों का क्या हो, प्रतिबिंब हो। तो ये आपको याद रखना है। जो डोमेन होता है वो क्या होते हैं, समुच्चय ए के अवयव। जो कोडोमेन होते हैं समुच्चय बी के अवयव होते हैं। और जो रेंज या परिसर होती है वो क्या होते हैं, समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए के अवयवों के क्या हो, प्रतिबिंब हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए अब जानते हैं फलन f को अपने निरूपित किस प्रकार से कर सकते हैं। लेट से मैंने कोई समुच्चय मान लिया ये a और ये वाला कौन सा मान लिया b। ये a से b में परिभाषित कोई फलन क्या है, f है। लेट से मैंने इसमें अवयव मान लिया x और इसमें मैंने क्या मान लिया y। x का संबंध किससे है, y से है। कह रहा है x का संबंध किससे है, y से है। तो इसको a से b में परिभाषित कोई फलन f दे रखा है, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, y। इसका मतलब है यानी कि x का जो प्रतिबिंब है, x का प्रतिबिंब वो क्या है, y है। यानी कि x का प्रतिबिंब कौन है, y। और x क्या कहलाएगा, y का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि कोई फलन a से b में परिभाषित f इस तरह से हो कि x का संबंध y से, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, जो fx होगा वो बराबर किसके होगा, y के। यानी कि जो x का प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, y। और जो x है वो y का क्या कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब। यानी कि इस y की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं। लेट से ये कोई समुच्चय a है, ये कोई समुच्चय b, a से b में परिभाषित कोई फलन f है। मैंने मान लिया इसमें a1 a2 और a3 अवयव है। इसमें b1 b2 और b3 अवयव है। a1 का संबंध b1 से, a2 का b2 से, a3 का b3 से। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, जो f a1 होगा किसका, b1, यानी कि a1 का प्रतिबिंब कौन, b1। जो f a2 होगा इसका प्रतिबिंब कौन, b2। f a3 होगा उसका प्रतिबिंब कौन, b3। इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते आगे। फंक्शन कौन कौन से फंक्शन हैं जो आपको इस अध्याय में जानने की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए नंबर 1 पर देखते हैं अचर फलन। कह रहा है एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत उसके प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंध हो, उसे कौन सा फलन कहते हैं, अचर फलन कहते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेट से मैंने कोई समुच्चय मान लिया, ये a दे रखा है और ये क्या है, b। इसमें a से b में अपने को कोई प्रतिचित्रण दे रखा है, क्या, f दे रखा है। इसमें मैंने मान लिया कोई एलिमेंट है a1 a2 a3 और a4। इसमें मैंने मान लिया b1 b2 b3 और b4। लेट से मैंने मान लिया a1 का संबंध b3 से, a2 का संबंध b3 से, a3 का भी b3 से और a4 का भी b3 से। तो ये कह रहा है प्रांत के सभी अवयवों का, a1 a2 a3 और a4 सभी अवयवों का सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंध हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो a के प्रत्येक अवयव है, यानी कि प्रांत का जो प्रत्येक अवयव है सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंध है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलेंगे अपने, अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। तो अगर इस स्थिति में मैं रेंज की बात करूँ ना, परिसर की बात करूँ, अचर फलन में परिसर या रेंज की बात करूँ तो उसमें कितना अवयव होगा। आप देखें कि b में केवल एक ही अवयव है जो a के अवयवों का क्या है, प्रतिबिंब है। तो जो अचर फलन होगा उसका जो परिसर होगा उसमें केवल एक ही अवयव होगा, एक ही अवयव होगा। किसमें होगा ये, अचर फलन में। यानी कि जो अचर फलन होगा, जो उसकी रेंज होगी उसमें कितना एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट होगा। आइए इसको एक उदाहरण से माध्यम के समझने का प्रयास करते हैं ना। लेट से मैंने मान लिया फंक्शन f है, वो z प्लस से r में क्या है, परिभाषित एक फलन है। किस प्रकार का फलन है, लेट से मैंने मान लिया जो फलन है f(x) वो मैंने कितना मान लिया, 3 मान लिया। अब देखेंगे जो फलन f है इसके अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या है इसका, z प्लस है। अब z प्लस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 2 3, यानी कि जो धनात्मक संख्याएं होगी, जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वही तो z प्लस में आएंगे। z प्लस से r में अब को डोमेन में कौन कौन से हैं, रियल नंबर। वो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर अब यहाँ से प्रांत में अगर कोई भी एलिमेंट उठाएं, लेट से मैंने f1 उठा लिया तो उसके लिए मेरे को फंक्शन का मान कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। अगर मैं डोमेन से 2 उठाता हूँ तो भी मेरे को कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। अगर मैं 3 उठाऊँ तो भी मेरे को कितना मिलने वाला है,
3 मिला है। यानी कि डोमेन का अगर मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पर लूँ तो मेरे को बराबर में क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है और यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। यानी कि प्रांत के सभी अवयवों का सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, अचर फलन कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस स्थिति में जो f(x) बराबर 3 है ये क्या हो जाएगा, अचर फलन क्या हो जाएगा, एक अचर फलन हो जाएगा। कब हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z प्लस के लिए। यानी कि z प्लस x का अपने कोई भी मान लें तो अपने को बराबर में कितने मिलने वाला है, 3 ही मिलने वाला है। यानी कि डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के केवल और केवल एक ही अवयव से संबंध रख रहा है। तो इस प्रकार का फंक्शन क्या हो जाएगा, अचर फलन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे। कह रहा है तत्समक फलन, किसी समुच्चय A से A में परिभाषित ऐसा फलन जिसके अंतर्गत A का प्रत्येक अवयव समय और केवल समय से संबंध हो, A का तत्समक फलन कहलाता है। इसे IA से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। कह रहा है कोई फलन होगा जो A से A में परिभाषित होगा। लेट से ये कोई समुच्चय A, यानी कि A से A में परिभाषित कोई फलन f होगा। इसमें मैंने मान लिया A1 A2 और A3, इधर भी A1 A2 और A3। यानी कि A का जो प्रत्येक अवयव होगा समय और केवल समय से संबंध रखेगा, तो ऐसा फलन को क्या कहेंगे, तत्समक फलन कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो A1 का संबंध खुद से ही है A1 से, A2 का संबंध A2 से और A3 का संबंध A3 से। तो इस तरह का फंक्शन क्या कहलाएगा, तत्समक फलन कहलाएगा। तो देखो फंक्शन f A से A में तत्समक फलन कहलाता है यदि I AX बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। यानी कि सभी x के लिए, देखो अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो IA 1 बराबर मेरे को कितना मिलेगा, 1। IA 2 रखूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 2। IA 3 रखूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 3। यानी कि 1 का संबंध 1 से, फिर 2 का 2 से, 3 का 3 से। यानी कि इसको इस प्रकार से अगर निरूपित करें अपने, ये कोई समुच्चय A और ये कोई A है ना, A से A में परिभाषित, यानी कि इधर 1 2 3, इधर 1 2 3। यानी कि अगर 1 रख रहे हैं तो अपने को 1 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है। यानी कि A के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल समय से ही संबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो फलन होंगे वो क्या कहलाएंगे, तत्समक फलन कहलाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट तुल्य फलन। कह रहा है दो फलन f तथा g तुल्य फलन कहलाते हैं यदि f का प्रांत किसके बराबर हो जाए, g के प्रांत के। f का सह प्रांत किसके बराबर हो जाए, g के सह प्रांत के। f का परिसर और g का परिसर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। रेंज का मतलब यानी कि fx बराबर gx। यहाँ पर fx बराबर gx का ये मतलब नहीं है कि दोनों फंक्शन बराबर भी हो, इसका मतलब है दोनों की रेंज बराबर है। रेंज यानी कि परिसर बराबर है। कब, सभी x के लिए जो fx की जो रेंज होगी वही क्या होनी चाहिए, gx की रेंज होनी चाहिए। तो तुल्य फलन क्या होता है, यदि f का डोमेन g के डोमेन के बराबर हो, f का कोडोमेन g के कोडोमेन के बराबर हो, f की रेंज और g की रेंज क्या हो, बराबर हो, यानी कि fx बराबर gx। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि f की जो रेंज है वो क्या है, g की रेंज के बराबर है फॉर ऑल x के लिए। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लेट से मैंने कोई समुच्चय मान लिया A, उसके अंदर जो एलिमेंट मैंने मान लिए 1 और 2। मैंने कोई समुच्चय मान लिया B, उसके अंदर जो अवयव मान लिए मैंने कितने, 3 और 6। मैंने मान लिया कोई फंक्शन f है जो A से B में इस तरह से परिभाषित है कि fx बराबर कितना, 3x दे रखा है मेरे को, और कोई फंक्शन g दे रखा है वो भी किस में परिभाषित है, A से B में परिभाषित है, जिसके लिए मेरे को जो gx है वो कितना दे रखा है मेरे को, x² प्लस 2। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो A का जो फलन f का डोमेन है वो A है, इधर g का डोमेन A है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पर देखेंगे जो f का कोडोमेन B और g का कोडोमेन भी है, यानी कि दोनों के कोडोमेन भी बराबर है। अगर इनकी रेंज भी बराबर आ जाए, यानी कि अगर इनका परिसर भी बराबर आ जाए, तो अपने कह देंगे जो f और g कौन से फलन है, तुल्य फलन होंगे। अब अगर यहाँ से अपने देखें, यहाँ से अगर मैं f1 निकालना चाहूँ, जो f1 की वैल्यू होगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 गुणा 1 बराबर 3, यानी कि x की जगह मेरे को कितना रखना है, 1 रखना है। अगर यहाँ से मैं f2 की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे को कितनी मिलेगी, 3 गुणा 2 बराबर 6। इसी तरह से अगर मैं g1 की वैल्यू निकालूँ तो g1 मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ये मेरे को कितना मिल गया, 3 मिल गया। अगर मैं यहाँ से g2 की वैल्यू निकालूँ तो ये कितना मिलेगा मेरे को, 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 का वर्ग 4, 4 प्लस 2 6। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो f1 किसके बराबर आ रहा है,
F1 बराबर आ रहा है किसके, G1 के। F2 बराबर किसके आ रहा है, G2 के, यानी कि जो F की रेंज है वो किसके बराबर है, G की रेंज के बराबर है। तो अपने कह सकते हैं जो Fx बराबर 3x दिया था, Gx बराबर x² प्लस 2 दिया था, किसमें परिभाषित है, F a से b में, और ये भी G a से b में, यानी कि F और G कौन से फलन हो जाएंगे, तुल्य फलन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। एकेकी फंक्शन कह रहा है यदि f a से b में एक फलन हो तो f एकेकी फलन कहलाता है कब, जब f के अंतर्गत a के भिन्न भिन्न अवयवों का b में क्या हो, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। देखिए लेट्स से ये कोई समुच्चय a है, ये कोई समुच्चय क्या मान लिया मैंने b, ये समुच्चय a और b, a से b में परिभाषित कोई फलन f अपने को दे रखा है। लेट्स इसमें मैंने अवयव मान लिए 1 2 3 और 4, इसमें मैंने मान लिए a b c और d। कह रहा है a के प्रत्येक अवयव का b में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। a के प्रत्येक अवयव का b में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, 2 का b से, 3 का c से और 4 का d से। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो a का जो प्रत्येक अवयव है b में जो उसका प्रतिबिंब है वो भी क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह का जो फंक्शन कहलाएगा वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, एकेकी फंक्शन कहलाएगा। अब देखो यदि f a से b में कौन सा फलन है, एकेकी फलन है, तो यदि f a से b में एकेकी फलन होगा तो यदि ये कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन ही तो बोलते हैं। लेट से मैंने डोमेन से कोई 2 अवयव ले लिए, लेट से मैंने a1 और a2 बिलोंग्स टू किससे, a से, इस तरह से लिए कि मेरे को f जो a1 है वो बराबर मिल जाए किसके, f a2 के। यदि f a1 बराबर f a2 होगा तो मेरे को क्या मिल जाए, a1 बराबर a2। तो इस स्थिति में जो फलन होगा वो कौन सा होगा, एकेकी फलन होगा। यदि डोमेन से मैंने कोई 2 एलिमेंट लिए, लेट से मैंने a1 और a2 बिलोंग्स टू a, यानी कि इसका मतलब बिलोंग्स टू, यानी कि a में से मैंने 2 अवयव लिए a1 और a2, जिसके लिए मेरे को क्या मिला, जो f a1 है बराबर है किसके, f a2 के। यदि f a1 बराबर f a2 किया तो स्थिति में मेरे को a1 बराबर, अगर यदि a2 बराबर मिल गया उस स्थिति में भी फंक्शन क्या हो जाएगा, एकेकी फलन हो जाएगा। यहाँ परिभाषा के रूप में देखें तो a के जो भिन्न भिन्न अवयव हैं वो b के भिन्न भिन्न अवयवों से क्या बनाना चाहिए, प्रतिबिंब बनाना चाहिए, तो भी फंक्शन क्या कहलाएगा, एकेकी फलन कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे। बहुएकी फलन कह रहा है यदि f a से b में एक फलन हो तो f बहुएकी फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत a के 2 या अधिक अवयवों का b में एक ही प्रतिबिंब हो तो उसको कौन सा फलन बोलते हैं, बहुएकी फलन कहलाते हैं। किस तरीके से देखते हैं, लेट से मैंने कोई समुच्चय मान लिया a और ये वाला कौन सा मान लिया, b मान लिया, a से b में कोई फलन f दे देगा। लेट से मैंने इसमें अवयव मान लिए a1 a2 a3 और a4, इसमें मैंने अवयव मान लिए b1 b2 b3 और b4। मैंने मान लिया जो a1 का संबंध b1 से है, a2 का b2 से है, a3 का b2 से है और a4 का b3 से मान लिया। कह रहा है a के 2 या अधिक अवयव का, अब इसमें देखेंगे तो a2 और a3 का प्रतिबिंब क्या है, एक ही आ रहा है, तो इस तरह का फंक्शन क्या कहलाएगा, बहुएकी फलन कहलाएगा। अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो मैंने मान लिया कोई फंक्शन f है, इस तरह से परिभाषित है किसमें, z से r में, यानी कि पूर्णांक से वास्तविक संख्याओं में जो फलन है वो इस तरह से दे रखा है अपने को, f(x) बराबर x² प्लस 2 दे रखा है। अगर x यानी कि अपने को प्रांत का कह रहे हैं ना, a का कोई भी 2 या 2 से अधिक अवयव, यानी कि प्रांत के कोई अवयव, यानी कि a में जो अवयव होते हैं वो प्रांत कहते हैं, यानी कि प्रांत यानी कि z में से अपने कोई अवयव 2 अवयव लें। लेट से मैंने f2 ले लिया और एक f-2 ले लिया। अगर f2 के लिए इसका मान चाहूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, अगर f2 के लिए इसका मान निकालें तो कितना आएगा, 6। इसे -2 के लिए इसका मान निकालें तो भी कितना आएगा, 6। यानी कि 2 भिन्न भिन्न अवयवों का जो प्रतिबिंब मिल रहा है मेरे को क्या एक ही मिल रहा है, क्या एक ही मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो फंक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बहुएकी फलन कहलाएगा। अगर इसको ऊपर लिखना चाहें f a से b में बहुएकी फलन होगा, f a से b में बहुएकी फलन होगा कब होगा, यदि कोई 2 अवयव ले लिए, लेट से मैंने a और b जो कि क्या नहीं है, बराबर नहीं है, 2 अवयव a और b बराबर नहीं है, तब भी अपने को जो f a बराबर मिल जाए f b के, तो वो वाला फंक्शन कौन सा फलन कहलाएगा, बहुएकी फलन कहलाएगा। इस तरह से देखो
ए का मान 2 और ए का मान बी का मान -2, यानी कि एफ ए और एफ बी के लिए यानी कि ए और बी दोनों क्या है, बराबर तो नहीं है, क्या 2 -2 के बराबर होता है, नहीं, यानी कि एफ ए और बी दोनों क्या है, अलग अलग है, फिर भी जो अपने को जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो क्या बराबर मिल रही है, यानी कि एफ ए बराबर एफ बी, तो इस तरह का फंक्शन क्या कहलाएगा, बहुएकी फलन कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आच्छादक फलन। कह रहा है एफ ए से बी में एक फलन हो तो एफ आच्छादक फलन कहलाते हैं यदि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो, या फिर कहें बी के प्रत्येक अवयव का ए में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब हो। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। लेट से मैंने कोई समुच्चय ए मान लिया और ये वाला क्या मान लिया बी। ए से बी में परिभाषित क्या कोई फलन एफ दे रखा है। इसमें अवयव मान लिया मैंने A1, A2, A3 और A4। इसमें मैंने मान लिया B1, B2, B3 और B4। लेट से A1 का संबंध B1 से, A2 का B2 से, A3 का B3 से और A4 का B4 से। कह रहा है B के प्रत्येक अवयव का A से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, यानी कि B का पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि A में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर B1 के पूर्व प्रतिबिंब की बात करूँ क्या A1 होगा, B2 के पूर्व प्रतिबिंब की बात करूँ तो A2 होगा, B3 के पूर्व प्रतिबिंब की बात करूँ तो A3 होगा, B4 के पूर्व प्रतिबिंब की बात करूँ तो क्या होगा A4 होगा। यानी कि B में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो। तो इस स्थिति में जो ये वाला फंक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। आइए आगे और समझने का प्रयास करते हैं। लेट से कोई समुच्चय ए दे रखा है, ये कोई समुच्चय क्या है बी। ए से बी में परिभाषित कोई फलन ए दे रखा है। इसमें मैंने मान लिया A1, A2, A3 और A4। इसमें मैंने मान लिया B1, B2 और कितने हुए B3। लेट से मैंने A1 का संबंध मान लिया किससे, B1 से। A2 का संबंध किससे मान लिया, B2 से। A3 का संबंध भी B2 से और A4 का किससे, B3 से। अगर आप इसको देखोगे तो B के प्रत्येक अवयव का क्या A में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, क्या है। B1 के पूर्व प्रतिबिंब की बात करूँ तो एक है A1। अब B2 के कितने पूर्व प्रतिबिंब है, 2। कह रहा है कम से कम एक होना चाहिए, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि B में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर अपने इधर देखेंगे तो B का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है, तो ये कौन सा फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। कौन सा फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। अब चूंकि A का प्रत्येक अवयव B के प्रत्येक अवयव से बंध है, तो ये कौन सा आच्छादक हो जाएगा, अकेकी आच्छादक फलन। अकेकी फलन यही तो होता है, A का प्रत्येक अवयव B के, यानी कि A का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है जो B में भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो आप देखोगे इनमें जो सभी अवयव का प्रतिबिंब क्या भिन्न भिन्न आ रहा है, और B में जो अवयव दे रखे हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब भी A में क्या है, विद्यमान है, तो आच्छादक फलन होगा। आच्छादक में भी कौन सा होगा, ये अकेकी आच्छादक। अगर इसमें बात करें तो जो अपने बहुएकी फलन पढ़ा था, बहुएकी फलन में क्या होता है, A के 2 या अधिक अवयवों का अगर प्रतिबिंब एक ही आ जाए तो वो कौन सा होता है, बहुएकी। अब ये बहुएकी तो है, अब चूंकि B के प्रत्येक अवयव का A में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब भी है तो आच्छादक भी है, तो ये हो जाएगा बहुएकी आच्छादक फलन, बहुएकी आच्छादक फलन। यहाँ इसको और आगे समझने का प्रयास करें। देखो यदि एफ ए से बी में आच्छादक फलन होगा, एफ ए से बी में आच्छादक फलन होगा कब, जब कोई अवयव ले लें अपने बी। लेट से मैंने क्या ले लिया बी, कहाँ से, कौन से, सह प्रांत का कोई अवयव, किसका, सह प्रांत के किसी अवयव बी के लिए, बी के सह प्रांत का कोई अवयव जिसके लिए कोई ए विद्यमान होगा। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, यानी कि जिसके लिए समुच्चय ए में कोई एलिमेंट ए विद्यमान होगा, इस तरह से विद्यमान होगा कि जो एफ ए अपने को मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, बी के बराबर मिलेगा। तो इस तरह का जो फंक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। यानी कि एफ ए से बी में आच्छादक फलन होगा कब, यदि सह प्रांत का कोई अवयव, लेट से बी, जिसके लिए एक ए ऐसा होगा जो कि समुच्चय ए में होगा, जिसके लिए एफ ए बराबर अपने को क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो इस स्थिति में जो फलन होगा वो कौन सा फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अंतरक्षेपी फलन। क्या कह रहा है अंतरक्षेपी फलन में, यदि एफ ए से बी में एक फलन हो तो एफ अंतरक्षेपी फलन कहलाता है यदि
बी में कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जो ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। और इससे पहले अपने जो आच्छादक फलन पढ़ा तो उसमें क्या था, अब जो बी के जो प्रत्येक अवयव का ए में क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि बी में कम से कम एक ऐसा अवयव भी होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब क्या ना हो, विद्यमान नहीं हो, तो उस वाले फलन को क्या बोलेंगे, अंतरक्षेपी फलन बोलेंगे। और आच्छादक फलन क्या था, बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब था, और अंतरक्षेपी में क्या है, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, तो उस वाले फलन को क्या बोलेंगे, अंतरक्षेपी फलन बोलेंगे। लेट से मैंने कोई समुच्चय मान लिया ए और ये क्या मान लिया बी, ए से बी में परिभाषित कोई फलन क्या है, एफ है। इसमें मैंने कोई अवयव मान लिए 2 3 4 और 5। इसमें अवयव मैंने मान लिए ए बी सी डी ई और एफ। लेट से ए का संबंध 1 से, 2 का, बी से, 3 का, सी से, 4 का, डी से और 5 का ई से। अब देखो बी में कम से कम एक अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, हाँ एफ का कोई पूर्व प्रतिबिंब है क्या, नहीं, तो इस तरह का जो फलन होगा वो क्या कहलाएगा, अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। यानी कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो, तो इसका जो एफ है इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो इस तरह का फंक्शन क्या कहलाएगा, अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। अगर एफ का भी इधर किसी न किसी अवयव से एफ का भी अगर पूर्व प्रतिबिंब होता तो वो कौन सा फलन हो जाता, आच्छादक फलन हो जाता, क्योंकि आच्छादक फलन क्या था, बी के प्रत्येक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, और अंतरक्षेपी फलन में क्या है, ए में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो, तो ये कौन सा फलन हो जाएगा, अंतरक्षेपी फलन। तो ये थी अपनी इंट्रोडक्शन क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कल जो अपनी क्लास रहेगी उसको अपने कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले तो आपको इन फंक्शनों का ज्ञान होना आवश्यक है, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं कल, धन्यवाद।